तो वीडियो मेरा इंटरप्ट हो गया था, तो फिर से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। एक बार और देख लो, हो सकता है कि नीचे की वीडियो जो है कट गई होगी, तो इसको फिर से दोबारा मैं बता देता हूँ। ध्यान दीजिए, एनर्जी लेवल जो है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p ये सब जो है सबसे कम 1s की होती है। ऐसे सो ऑन कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर से एक बार और सुन लो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट रूल यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूँ। According to this rule, subcell having lower value of n plus L is having lower energy, hence filled up first। जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसको सबसे पहले हम फिल अप करेंगे। क्लियर? इसके बाद देखो यहाँ पे 1s 2s 2p, ठीक है। एनर्जी लेवल जो है 1s की कम होगी, फिर 2s होगी 2, फिर 2p होगी। क्लियर? अब देखो n जो है 1 2, ठीक, n में 1 यहाँ होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 होगा। l कितना है 0 0 1, ठीक। n प्लस l कितना होगा 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 3 2 प्लस 1 कितना होगा 3। क्लियर? अब देखो फील्ड अप किसको करेंगे, सबसे पहले 1s को फील्ड अप करेंगे, फिर 2s को, फिर 2p को। क्लियर? ये फील्ड अप मैं लिख दिया हूँ ताकि आपको ये फील्ड अप लिखा हूँ। सबसे पहले इसको हम लोग एनर्जी लेवल नहीं है, ये फील्ड अप लेवल है। इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले देंगे 1s को, फिर देंगे 2s को, फिर देंगे 2p को। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको मेमोराइज करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। हमारे पास क्या, आप लोग के पास भी होगा, 10th क्लास में पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। क्लियर? अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं आसानी से याद करने का तरीका। तो देखो पहले लिखो 1s, फिर लिखो 2s, फिर 2p, 3s 3p 3d 4s 4p 4d, ठीक है। इसके बाद 4f भी होता है इसमें, 4f, देन 5s 5p 5d 5f, ठीक है। 6s 6p 6d 6f, 7s 7p 7d 7f, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है और सबसे पहले इसको फिल करना है, देन 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 इसको फिल करना है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। देखो एक बार और समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 1s फिल होगा, 1s, ठीक है। देन 2s, देन कौन होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना है, कंफ्यूज हो जाओगे आप, कोमा करके लिख देता हूँ। 1s, फिर 2s, फिर 2p, ऐसे आपको फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे एक और तरीका कर देता हूँ, इधर से ऐसे जाना है, ठीक है, डॉट 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 बना देता हूँ। ऐसे जाना है, इधर से ऐसे जाना है, फिर इधर से ऐसे जाना है, फिर इधर से ऐसे जाना है, ठीक है। एक बार और सुन लो, समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखो डॉट 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 का मतलब है ना कि 1s फिल होगा, फिर इधर जाना है 2s, फिर 2s फिल हो गया तो 2p, फिर 3s, फिर फिल हो गया 3s तो किस पे जाना है 3p, फिर 4s, फिर 4s फिल हो गया तो 3d 4p 5s, ऐसे 5s के बाद आ जाओगे 4d 5p 6s, ठीक है। ऐसे फिल करना है आपको, कोई दिक्कत समझ में आएगा? यही टेक्निक होता है फिल करने का इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग अब इसमें सीखेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन का आपको, मान लीजिए कि हाइड्रोजन का आपको निकालना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन का क्या होता है, Z = 1, एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसको हम लोग ऐसे फिल करते हैं 1s 1, ठीक है। इसके बाद बात किया जाए हीलियम की, तो Z = 2, 1s 2, क्लियर। देन लिथियम Z = 3, 1s 2, 2s 1, क्लियर। फिर से सुन लो, हाइड्रोजन को फिल करना है तो Z = 1, 1s 1, हीलियम को Z = 2, 1s 2, ठीक है। s जो है सबसे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो 2 खत्म हो गए यहाँ, तो किस में आएगा 2s में आएगा, 2s 1, ठीक है। इसके बाद
हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम Z इक्वल टू 4। अब हो जाएगा 1s2 2s2। क्लियर। चलो इसके बाद क्या होगा 1s2 2s2। बेरिलियम के बाद क्या आएगा बोरॉन Z इक्वल टू 5। तो इसको लिख दो 1s2 2s2। उसके बाद हो जाएगा 2p1। क्या हो जाएगा 2p1। 2s के पास मैक्सिमम कितने 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ फिल कर लिया तो अब किसके पास आ जाएगा 2p के पास आ जाएगा। ठीक है क्लियर। अब चलो इधर अब हम लोग देखते हैं कार्बन का। कार्बन का होता है Z इक्वल टू 6। तो इसको लिखोगे 1s2 2s2 2p2। क्लियर 2p2। ठीक है। इसके बाद नाइट्रोजन Z इक्वल टू 7 1s2 2s2 2p3। ठीक। इसके बाद ऑक्सीजन Z इक्वल टू 8 1s2 2s2 2p4। क्लियर। इसके बाद आ जाओ फ्लोरीन Z इक्वल टू 9 1s2 2s2 2p5। इसके बाद आ जाओ नियॉन Z इक्वल टू 10 1s2 2s2 2p6। अब देखो ये पहले ही बता चुका हूँ कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं S सब सेल में, P सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर लिया है। तो 2p का काम हो गया। अब किस में जाएगा देखो 2p खत्म हो गया तो किस में आएगा 3s में आएगा। तो यहाँ देखिए अब आ गया सोडियम। तो सोडियम का देखो Z इक्वल टू 11। तो 1s2 2s2 2p6। ठीक है 3s1। अब किस में आ गया 3s1। किस में आ गया 3s1। अब इसके बाद हम देखते हैं मैग्नीशियम का। तो Mg का क्या होता है Z इक्वल टू 12 1s2 2s2 2p6 3s2। अब 3s2 का काम हो गया, इसका काम हो गया तो अब किस में जाएगा 3p में इंटर करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दो एल्यूमिनियम का Z इक्वल टू 13। क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। चलिए दिख रहा है, थोड़ा सा साइड में नहीं दिख रहा है। एक काम करता हूँ इसको एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है 3p1। क्लियर। इसके बाद देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। क्लियर। अब देखो एल्युमिनियम के बाद क्या आएगा, एल्युमिनियम के बाद बताओ जल्दी जल्दी। सिलिकॉन। क्या आता है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का क्या हो जाएगा Z इक्वल टू 14 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ठीक है। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस Z इक्वल टू 15। ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इसके बाद सल्फर Z इक्वल टू 16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। क्लियर। चलो सल्फर का काम हो गया। अब देखिए सल्फर के बाद आएगा क्लोरीन। सल्फर के बाद क्लोरीन 17 Z इक्वल टू 17। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसके बाद आएगा क्लोरीन के बाद आर्गन। क्लोरीन के बाद क्या आता है आर्गन Z इक्वल टू 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो 3p6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं 3p6 तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो लिखा जाता है ना, जैसे कि आर्गन के बाद हम लोग लिखेंगे पोटेशियम का। इधर मैं लिखता हूँ मान लो कि पोटेशियम का हमको लिखना है। ठीक है पोटेशियम 19। तो इसका लिखने का तरीका होता है आर्गन तक तो सेम ही जाएगा। आर्गन तक क्या जाएगा सेम जाएगा 1s2 2s2 2p6 ये 6 है 2p6 3s2 3p6। 3p6 तक अब हो गया। अब किसमें जाएगा बताओ इंटर किसमें करेगा 4s में। तो आर्गन हो गया तब किसमें इंटर करेगा 4s1। ठीक है ये हो गया आपका किसका पोटेशियम का। कैल्शियम का निकालना है तो 20। ठीक है ये होता है आपका आर्गन
और 4s2। ठीक है, यहाँ तक तो सही चलता है, यहाँ तक बिल्कुल सही चलता है। इसके बाद देखिए स्कैंडियम को आपको लिखना है तो कैसे लिखिएगा, तो ये 21 आर्गन 4s2 फिल कर लिया तो किस में जाएगा, 3d में जाएगा, तो 4s2 3d1। ठीक है, 4s2 3d1। स्कैंडियम के बाद मान लो टाइटेनियम का निकालना है, तो टाइटेनियम का कितना होगा बताओ, 22। तो इसमें कितना लिखोगे, 4s2 होगा, आर्गन तो होगा ही, 4s2 होगा, फिर 3d2 होगा, 3d2 होगा। क्लियर। चलो इसके बाद वेनेडियम, वेनेडियम का 23, तो आर्गन तक तो ठीक जा रहा है। ठीक है, 4s2 भी होगा, 3d कितना होगा बोलो, 3d3 होगा। ठीक, इसके बाद आता है क्रोमियम 24। देखो क्रोमियम एक्सेप्शन है, आपको मैं फिर से बता देता हूँ, ये एक्सेप्शन है। तो आर्गन तब तो एकदम सेम रहेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, आर्गन एकदम सेम है। 4s1 होता है और 3d5 होता है। ठीक है, 4s1 होता है और 3d5 होता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, एक्सेप्शन, इसको याद रखना पड़ेगा। ये क्या है बताओ, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। ठीक है, ये है एक्सेप्शनल। ठीक है, एक बार देख लो नीचे तक दिख रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये नीचे जो है क्रोमियम का एक्सेप्शन होता है, क्रोमियम 3d5 4s1 होता है। फिर से सुन लीजिए एक बार और, ये पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्शन, पहला एक्सेप्शन है क्रोमियम 24, इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम आर्गन 3d5 4s1, आर्गन तक तो सेम जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, इसके बाद 3d5 4s1 होगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्रोमियम के बाद आएगा मैग्नीज। क्या आएगा, मैग्नीज, मैग्नीज। क्रोमियम के बाद क्या आएगा, मैग्नीज। क्रोमियम के बाद आएगा मैग्नीज। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मैग्नीज का यहीं पर देख लेते हैं। मैग्नीज, मैग्नीज का कितना होगा 25। तो आर्गन तक तो सेम आएगा, आर्गन तक सेम आएगा, 4s2 4s2। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा इसका 3d5, 4s2 3d5। क्लियर। चलो इसके बाद आता है आयरन, आयरन 26। तो आयरन तक तो सेम ही आएगा, 4s2 3d6, 4s2 3d6। ठीक है, आयरन के बाद क्या आएगा बताओ, आयरन के बाद आता है कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का 27, ये तो ठीक आएगा। इसके बाद 4s2, ठीक है, 3d7। इसके बाद कोबाल्ट के बाद आता है निकेल 28। ठीक है, आर्गन तक तो सेम आएगा। अब देखो कोबाल्ट के बाद निकेल का जो है 4s2 और 3d यहाँ होता है 8। ठीक है, इसके बाद आता है कॉपर 29, आर्गन तक सेम आता है। इसके बाद 4s, ये देखो ये भी एक याद रखने वाला चीज है, 4s में 1 रहेगा, 3d जल्दी फिल होता है, 3d पहले फिल हो जाता है। तो ये भी एक एक्सेप्शन, ये भी एक एक्सेप्शनल केस है। और एक्सेप्शनल केस नंबर 2 है, एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल केस नंबर 2। ये दूसरा केस हुआ, इसको याद रखना है। मैं बताऊंगा कैसे होगा, ये भी बताऊंगा, परेशान नहीं होना है। क्यों पहले फिल होगा, यहाँ पे पहले 3d 4s1 क्यों फिल होगा, 3d5 क्यों फिल होगा, ये भी बताऊंगा। और यहाँ पे 3d पहले क्यों फिल होगा, s में 1 ही क्यों फिल होगा, ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहले याद रखना है आपको ये चीजें कि कॉपर में 29 में आर्गन 3d 10 4s1। एक बार देख लो दिख रहा है कि नहीं होगा, नहीं तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दूंगा। ठीक है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा। ठीक है, चलो अब दिखाई दे रहा है आपको इधर। तो देखिए कॉपर 29 जो है आर्गन 3d 10 4s1, ये एक्सेप्शनल केस है, याद रखना है। इसके बाद जिंक का तो आपको पता ही होगा 30। ठीक है, ये आर्गन 4s2
3d10, आर्गन 4s2 3d10, तो ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, 30 तक मैं आपको बता दिया हूँ। अब इसमें देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो ये आपको बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3d सीरीज तो कितना हो जाएगा, तो ये देखते हैं 3d सीरीज में क्रोमियम में देखो, किसमें, क्रोमियम। तो देखो क्रोमियम में मैक्सिमम हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, क्रोमियम, हाँ यहाँ पे एक ऐसे का है और डी में कितना है, 5 है। तो टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, इसमें 6 है। कितने हैं, 6। इसको मान लेता हूँ n इक्वल टू इसमें कितने हैं, 6। इसके बाद देखो टाइटेनियम में कितना है टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे है 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक मिनट वेनेडियम, हाँ वेनेडियम, वही तो वेनेडियम यहाँ पे, हाँ वेनेडियम में कितना है बताओ, वेनेडियम में है 3। वेनेडियम में है कितना, 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, यहाँ ध्यान दीजिए, एक मिनट फिर समय समझा देता हूँ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि पेयर नहीं किया है, तो यहाँ S तो पेयर कर लिया है, D पेयर नहीं किया है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। किसमें, वेनेडियम। टाइटेनियम में कितना है, तो टाइटेनियम में देखो 2 ही है, कितना है, 2। ठीक है, S जो है कंप्लीट कर चुका है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, और इसमें ये अपना कंप्लीट कर चुका है। क्लियर। चलो स्कैंडियम की बात की जाए तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, ये वाला अनपेयर्ड है, और इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। चलो तो बात की जाए क्रोमियम की, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 5 अनपेयर्ड है और इसमें 1 है, टोटल कितने हो गए, 6। मैक्सिमम 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसी में रहता है, ये आपको याद रखना है। क्रोमियम में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 रहता है। ठीक है, तो अब इसमें देखो मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछ लिया गया है, तो इसका फॉर्मूला आता है n × n + 2 × Vm। ठीक है, n × n + 2 × Vm, ये क्वेश्चन आ जाता है, याद रखना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे n जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो कि 6 + 2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, Vm, तो ये हो जाएगा √48 Vm। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेशन में कर सकते हो, 4√3 Vm इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, बहुत इजी है लेकिन देखने को मिल सकता है। मैग्नेटिक मोमेंट में आपको बता चुका हूँ पहले भी, √n × n + 2 × Vm होता है, √n × n + 2 × Vm होता है मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखने वाले हैं हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो चलिए देखते हैं एक और चीज, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। Pairing of electron in orbital of a subshell will start only when all the orbitals contain single electron with same spin। देखो ये कौन कहता है, हर्ट्ज रूल कहता है, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। Pairing of electron in orbital of a subshell will start only when all the orbitals contain single electron with same spin। तो चलो इसके बाद देखते हैं मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पेयरिंग इन। अब देखो इस सब सेल में 2 कम से कम क्या होने चाहिए, पेयर के लिए इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ओनली 1 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल होते हैं। इसके बाद बात की जाए पी सब सेल की, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें मैक्सिमम 4 होंगे। क्लियर। चलो देखो जिसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है, किसकी, मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। मिनिमम नंबर पी सेल में कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ये आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। फिर से सुन लो, एस सब सेल में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और इसमें कितना होता है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब देखो फिल कैसे करना है एस को, ये भी मैं बता देता हूँ। 1 ऑर्बिटल होते हैं, पहले एक ऐसे फिल होगा स्पिन इलेक्ट्रॉन का, फिर ये दूसरा
इसमें कैसा फील होगा ये भी देख लो। 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz बता ही चुका हूँ, ठीक है। पहले ऐसा फील होगा, एक एक करके पहले फील होता है, ठीक है, फिर ऐसा फील होता है एक एक करके, क्लियर। अब एक चीज आपको और बता देना चाहता हूँ, इसमें ध्यान दो, जरूरी नहीं है कि स्टार्ट पहले से ही करोगे, इधर ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है कि स्टार्ट पहले से ही करोगे। जैसे मान लो कि आपके घर में 3 रूम है, तो जरूरी है कि पहले ही रूम में आप इंटर करोगे। हो सकता है कि आप दूसरे रूम में भी इंटर कर सकते हो, तो इस रूम में भी आप इंटर कर सकते हो, आपकी मर्जी है। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले वाले में ही हम लोग इंटर करेंगे, ये कोई रूल नहीं होता है। आप बीच वाले में भी इंटर कर सकते हो। फिर से मैं बोल देता हूँ, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। फिर से सुन लो, ये जो है जरूरी नहीं है कि पहले वाले ही बॉक्स में आप इंटर करोगे, ऑर्बिटल्स में। बॉक्स यहाँ कहने का मतलब ऑर्बिटल्स में, ये जरूरी नहीं है। दूसरे वाले में भी आप इलेक्ट्रॉन को पहले फिल कर सकते हो, लेकिन एक साथ 2 फिल ऐसे नहीं कर सकते हो। एक में एक करोगे, फिर दूसरे में करोगे, ऐसे रूल्स होते हैं, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले वाले में मान लो एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, फिर इसमें, फिर इसमें, ठीक, फिर ऐसा फिल होता है, क्लियर। आपको ऐसे ही लिखना है, एक ही साथ में दोनों नहीं फिल करना है। इसके बाद पी के बाद आता है डी, पी के बाद क्या आता है, डी सब सेल आता है। तो डी सब सेल में मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो 6 हो सकते हैं। कितने हो सकते, मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट्स पड़ती है, तभी जाके पेयरिंग कर सकते हैं। पेयरिंग की बात हो रही है यहाँ पे, मिनिमम 6 इलेक्ट्रॉन होगा तभी जाके पेयरिंग होगा। 5 ऑर्बिटल्स इसमें होते हैं, कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स। अब देख सकते हो 1 2 3 4, ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स हो गए। एक एक करके फिल हो गए, पहले ये फिल, फिर ये फिल, फिर ये फिल, फिर ये फिल, फिर ये फिल। फिर से बता देना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है कि पहला ही फिल करोगे आप, ऐसा कोई रूल नहीं है। दूसरे वाले में, तीसरे वाले में भी आप पहले इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए पहले वाले को फिल किया जाता है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ऐसे फिल किया जाता है। तो मैक्सिमम कितने कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक पेयर के लिए, कितने, 5 और 1 6, कितने होंगे, 5 और 1 6। और इसमें देख सकते हो कितने होंगे, तो 4 होंगे। देख लो कैसे, 3 और 1 4, 3 और 1 4, ठीक है। ये 3 हो गया और ये 4 हो गए। इसके बाद बात की जाए डी के बाद एफ की, इसके बाद की जाए एफ की। तो एफ सब सेल में मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, तो 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये भी देख लो कैसे, इसको भी फिल करने का तरीका आपको मैं बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 1 हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है। तो इसमें मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 7। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 हो गया 8, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। ये हो गया 7 ऑर्बिटल्स, जिसमें कितने फिल हो रहे हैं, टोटल कितने फिल हो रहे हैं, तो टोटल फिल हो रहे हैं 7 ऑर्बिटल्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन है मिनिमम 7 टोटल इसमें ऑर्बिटल्स होते हैं एफ में, और मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट्स होती है। जब क्या हो बताओ, पेयरिंग के लिए। किसमें, पेयरिंग के लिए। जब पेयरिंग इलेक्ट्रॉन करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें होने चाहिए एफ में। और 6 में कितने होने चाहिए, डी में कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। 5 तो ये हो गया, फिर एक 6, ठीक। इसमें कितने, 4 होने चाहिए पी में, और एस सब सेल में तो 2 होने चाहिए। आसान चीज है। तो चलो, ये था कुछ स्पेशल चीजें जो कि आज के क्लास में बताया। स्पेशल आई मीन कि ये सब काम आपको आने वाले हैं इनऑर्गेनिक में भी, वैसे ऑर्गेनिक में भी काम आता है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में तो बहुत ज़्यादा ही आपको काम आने वाला है, लेकिन फिजिकल पढ़ाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनऑर्गेनिक नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। और बता भी रहा हूँ मैं। अब देखो, क्रोमियम का हम लोग कल देखेंगे कि क्रोमियम जो है पहले 4s फिल नहीं होके 5d में क्यों फिल होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले क्लास में। मतलब हो सकता है कि कल या परसों आपको वीडियो देखने को मिले, मे भी
मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, तो ये नहीं कि आप लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे हो। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग इंतज़ार करते होंगे। खैर फिलहाल तो देखो, ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हैं, क्योंकि देखो बेसिक में ही ज़्यादातर लोग जो होते हैं फंस जाते हैं। तो बेसिक चीज़ें आपको जाननी जरूरी है। भले से आप कितने भी विद्वान क्यों नहीं हो सकता है कि बेसिक आपको कमज़ोर हो। और वैसे भी बहुत बड़े विद्वान कोई ऐसे ही नहीं बन सकता है बिना बेसिक के। बेसिक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें जो है होती रहती हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिलहाल जो है आज के क्लास इतना ही रखते हैं। मेरे ख्याल से आज जो क्लास हुई है लगभग 40 मिनट की बनी होगी, मुझे जहाँ तक लगता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और आजकल मैं प्रवचन नहीं दे पाता हूँ, आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाता हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी अभी कमी चल रही है। ठीक है, वैसे समय रहेगी तो मैं वीडियो बना ही देता हूँ ऑलमोस्ट, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में मज़ा आता है। और रही बात पढ़ाने की, तो ये हमारा पैशन है, आप लोग समझ ही चुके हैं इतने दिनों में। और देखो टोन की बात रही तो बिहारी टोन तो हमेशा रहेगा और मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये स्टीरियोटाइप जो दिमाग है हटा दो। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मैटर करता है थोड़ा सा। एक अच्छे स्टूडेंट या अच्छे टीचर के पास अच्छी प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी जानते हो क्या होता है, सोसाइटी का भी, जिस सोसाइटी में आप रहते हो, जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हो, उसका इन्वायरमेंट का असर आप पे आएगी। आना भी चाहिए, जाहिर सी बात है। आप जिस इलाके में रह रहे हो वहाँ पर किस तरह की बोली बोली जाती है, रीजनल लैंग्वेज की, तो टोन आती है। ठीक है, तो उसमें जज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ऐसे बच्चों को देखा हूँ और लोगों को देखा हूँ, अच्छे जानकार जज करते हैं। तो किसी को आप टोन से, उसकी लैंग्वेज से, उसके बोलने के स्टाइल से आप जज नहीं कर सकते हैं उसको, और आप उसको डिमोरलाइज भी नहीं कर सकते हैं। ये कोई तरीका नहीं होता है। क्वालिटी बंदे के पास है तो आपको उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना चाहिए। मेरा अपना नज़रिया है, सोच है। खैर ठीक है, मैं भी सुधार करने की कोशिश करता हूँ कि हमारे अंदर जो भी कमी हो उसको सुधार की जाए। ठीक है, तो आप लोग भी फीडबैक, जेन्युइन फीडबैक दीजिए। ये नहीं कि ज़बरदस्ती की तारीफ कर रहे हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं आता है। मुझे लगता है कि जो हमारे अंदर कमी है उसको आप लोग तुरंत रखिए। ऐसा नहीं है कि मैं बुरा मान जाऊँगा। हाँ देखो, वो हर इंसान की नेचर होती है, किसी को अपनी बुराई पसंद नहीं आती है, ये सच्चाई है। आनी भी नहीं चाहिए। किसी को बुराई अपनी पसंद होती है, नहीं आती है। सबको अपनी तारीफ ही पसंद है। ठीक है, इवन गॉड को अपनी तारीफ पसंद है, तो हम लोग तो तुच्छ इंसान हैं, हमें तो जाहिर सी बात है पसंद आएगी। तो खैर ठीक है, आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और नीट की तैयारी में अच्छे से जुड़ जाइए। अब ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है, 5 से 6 मंथ बचा है। और हमारी वीडियो ऐसे धीरे धीरे ही चलेगी सिलेबस, क्योंकि समय की कमी है और यहाँ मुझे कोई बहुत ज़्यादा पैसे वैसे थोड़ी मिल रहे हैं, फाउंडेशन थोड़ी है। जब मन करता है वीडियो डालता हूँ, मेरा पैसा ना, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरा लॉस है मानता हूँ। लॉस क्या है, आने वाले समय में हो सकता है कि इससे फ़ायदा भी हो जाए, वो नोज हो सकता है कि यूट्यूब पे अच्छा भी कर जाऊँ, कोई जानता है, कोई नहीं जानता है। तो बस ये एक जस्ट ट्राई कर रहा हूँ और अच्छा लगता है, पढ़ाने में मज़ा आता है। और एक वीडियो बनाने में वही जान सकता है कि कितनी एनर्जी की खपत होती है जो वीडियो बनाया है। वैसे तो बैठ के तो बोलने वाले बहुत लोग हैं, और उनको बोल दिया जाए कि भैया 5 मिनट थोड़ा सा लेक्चर दे के बताओ किसी टॉपिक पे, तो मुंह में से आवाज़ नहीं निकलेगी। लेकिन जज करने में सबसे आगे रहते हैं वही लोग। खैर, लोगों का यही थिंकिंग होता है, और जज करके क्या फ़ायदा है किसी को। जज करो, ठीक है, क्रिटिसाइज करो, लेकिन भैया जो उसके अंदर क्वालिटी है ये भी बताओ। ठीक है, तो क्वालिटी बतानी ज़रूरी है। कमी हर इंसान में होती है, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास कमी नहीं हो। और कमी क्या ढूंढना है, पहले अच्छाई ढूंढिए। कमी को थोड़ी अच्छाई को थोड़ी नज़रअंदाज कर सकते हो। सिर्फ कमी ढूंढने के लिए अच्छाई आप हटा नहीं सकते हैं किसी के अंदर की। तो चलिए, खैर हमारे अंदर अगर कोई भी आपको कमी लगती है, आई मीन वीडियो में, समझाने में, हो सकता है कि ऑडियो क्वालिटी उतनी हमारी अच्छी नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है, तो उसको भी मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा आने वाले क्लासेस में। अभी जस्ट एक बिगिनिंग है यार, अभी 200 लगभग 100, 150, 200 लगभग व्यूज ही आते हैं। हमारे पास इतने ही बच्चे जुड़े हैं,
तो इतने से मुझे कुछ फ़ायदा अभी हो नहीं रहा है फिलहाल। मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा अपने साथियों को भी शेयर कीजिए कि भाई वीडियो देखो, अच्छा मेहनत कर रहे हैं। आप इनकरेज करोगे तभी तो आगे बढ़ूँगा। अब आपको मैं सर्व करूँ, मैं ऐसे बैठे रहने से एक वीडियो देख लोगे या हो गया तो थोड़ी होता है। थोड़ा सा वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करो, बताओ, वो भी अपने दोस्तों को शेयर करें कि भाई इनका वीडियो देखो, बेसिक चीज़ बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा टिप्स सीखो, नया चीज़ देखो। जब तक बेसिक क्लियर नहीं करोगे अच्छा तो रिजल्ट लाना बहुत मुश्किल काम, खासकर आजकल के समय में, क्योंकि अभी कंपटीशन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। आप देख सकते हैं 720 में लगभग 620, 650 तक कट ऑफ आ रहे हैं, तो कितना ज़्यादा अभी कंपटीशन हो गया आप भी समझ सकते हो। और उसमें भी धांधली भी आजकल हो रही है। वैसे तो ऑनलाइन में वीडियो पर बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे भी पर्सनली ऐसा फील होता है कि काफ़ी ज़्यादा धांधली है आजकल, करप्शन बहुत ज़्यादा है, कि पेपर्स लीक एंड ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग हियर इन इंडिया एंड आई डोंट थिंक सो ये कभी ख़त्म भी होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है यहाँ पे। कोई कंक्रीट सॉल्यूशन नहीं है कि पेपर लीक को रोका जाए और कम किया जाए। कम भी करने का कोई सॉल्यूशन अभी तक मिल नहीं पाया है यहाँ पे, ठीक है, कमीशन को। तो आप समझ सकते हैं कि टफ चीज़ें होती जा रही है, तो उस हिसाब से अपने आप को तैयार कीजिए। आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको इनकरेज कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, आप छोड़ नहीं सकते हैं। और ठीक है, धीरे धीरे अभी पढ़ा रहा हूँ, 4 महीना तो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में लगा दी हूँ। वैसे तो वीडियो डेली नहीं डालता हूँ, तो इसलिए ज़्यादा समय लग गया है। अब आजकल एक मंथ में 3-4 वीडियो डालने से थोड़ी लेक्चर ख़त्म हो जाता है। आपको भी पता है कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को है, छोड़ नहीं सकते हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। चलो तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं N+L रूल। इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे अवबो प्रिंसिपल, ठीक है। इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे अवबो प्रिंसिपल, रूल्स ऑफ फीलिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? रूल्स ऑफ फीलिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसमें? ऑर्बिटल्स में। क्लियर? सबसेल्स कह सकते हो। सबसेल्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करना सीख रहे हैं, जिसमें हम 4 रूल जानते हैं। पहला रूल होता है अवबो प्रिंसिपल, दूसरा होता है N+L रूल, तीसरा होता है हंट्स रूल और चौथा होता है पॉलिश प्रिंसिपल, ठीक है, एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ओके, तो N+L रूल देखते हैं क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल देखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल subcell having according to this rule, subcell having longer value of N+L. Longer value of N+L is having N+L is having, यहाँ लोअर नहीं होगा, एक मिनट, लोअर नहीं होगा, फिर से सुन लीजिए। सबसेल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ, लोअर का मतलब सबसे कम अगर N+L की वैल्यू होगी तो उसके पास हैविंग लोअर एनर्जी, hence field of first। फिर से सुन लो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लिखने में, एक बार और सुन लीजिए। अकॉर्डिंग टू N+L रूल, सबसेल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ N+L। लोअर वैल्यू का मतलब है कि N+L की वैल्यू जिसकी सबसे कम होगी, जाहिर सी बात है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसी को इलेक्ट्रॉन पहले फिल किया जाता है। इससे पहले क्लास में मैं बता चुका भी हूँ, ठीक है, फिर से सुन लो एक बार और। सबसेल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ N+L इज हैविंग लोअर एनर्जी, हेंस फील्ड ऑफ फर्स्ट, ठीक है।
पहले जिसके पास एनर्जी सबसे कम होगी उसी को इलेक्ट्रॉन हम सबसे पहले देंगे। फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, पहला एग्जाम्पल जैसे मान लो हम लोग ले लिए हैं 1s 2s और इसके बाद ले लिए हम लोग 2p, लेट्स सी 2p, ठीक है। अब देखो इसमें n और l निकालते हैं, n और l निकालते हैं, तो n कितना है इसमें 1 है, कितना है 1 है, इसमें कितना है 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें l कितना होता है 0, इसमें भी 0 होगा, इसमें कितना होगा 1 होगा, क्लियर। n प्लस l कितना हो जाएगा बताओ, तो इसमें हो जाएगा 1, इसमें हो जाएगा 2 और इसमें हो जाएगा 3, ठीक है। तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जिसमें एनर्जी किसमें ज्यादा होगी 2p में एनर्जी ज्यादा होगी, तो फिल किसको किया जाएगा बताइए, सबसे पहले फिल किया जाएगा 1s को, फिर 2s को, फिर 2p को, समझ में आ गया। सबसे पहले इसमें किसको फिल किया जाएगा 1s को, फिर 2s को, फिर 2p को, ठीक है। अभी देख सकते हो एनर्जी की बात की जाए तो एनर्जी इसमें 2p का ज्यादा है, फिर 2s का ज्यादा है, फिर 1s का ज्यादा है। ये एनर्जी लेवल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एनर्जी लेवल की बात हो रही है। फिल सबसे पहले किसको किया जाएगा, तो सबसे पहले फिलअप किया जाएगा, फील्ड अप किसको किया जाएगा, तो इसमें 1s को पहले किया जाएगा, फिर 2s को, फिर 2p को। क्यों, क्योंकि एनर्जी जो है 2p के पास ज्यादा है, सबसे ज्यादा, सबसे कम एनर्जी जिसके पास सबसे कम एनर्जी होगी उसको इलेक्ट्रॉन सबसे पहले दिया जाता है। तो ये वही हाल है, मान लो गरीब है कोई, सबसे ज्यादा जो गरीब होता है उसी को भीख इंसान देता है, इसी हिसाब से यहाँ भी वही हाल है। यहाँ पे देखो सबसे पहले किसको फिल करेंगे, जिसके पास सबसे कम एनर्जी हो, क्लियर, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, मैं एक चीज देख लेता हूँ नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, चलो अच्छे से दिखाई दे रहा है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में इधर लिख देता हूँ, दूसरा पॉइंट, इफ two subcells have same values of n plus n, if two subcells having same n plus l is, अब देखो जिसके दो सबसेल के पास अगर सेम n plus l हो तो क्या करेंगे, then subcell having lower value of n, then subcell having lower value of n is filled up first, is will have, क्या होगा, will have lower energy। देखो फिर से सुन लो, एक बार और सुन लो क्या कहना चाह रहा हूँ। if two subcell having same n plus l value, यहाँ वैल्यू लिख सकते हो n plus l value, then subcell having lower value of n have, क्या होगा, सबसे कम एनर्जी होगा, यहाँ लिख सकते हो have lower energy, have lower energy, n have lower energy। तो जिसके पास लोअर एनर्जी होती है, कम एनर्जी होती है, उसी को क्या किया जाता है, फील्ड अप फर्स्ट किया जाता है, hence filled up first। फिर से सुन लो एक बार और, if two subcells having same n plus l value, then subcell having lower value of n have lower energy, hence filled up first, ठीक है। सबसे देखो n plus l अगर सेम हो जाएगी तो n वैल्यू देखेंगे, जिसकी कम होगी उसके पास एनर्जी कम होगी, तो जाहिर सी बात है उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फील्ड अप करेंगे, क्लियर। तो एक एग्जांपल भी देखते हैं ताकि आपको कोई डाउट हो भी क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल फर्स्ट देखो, मान लो कि 2s है 2p है, 3s है 2p है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा देखते हैं, 3p ले लो, उसके बाद 4p ले लो, 3p ले लो, उसके बाद 4p ले लो, क्लियर। चलिए अब इसमें देखते हैं इसको पहले फिल किया जाएगा, तो n निकालो, फिर l निकालो, फिर n प्लस l निकालो। तो इसका n कितना है 3 है, इसका कितना है 2 है, इसका l कितना है 0, इसका 1 है, n प्लस l 3 और इसका कितना होगा 3। तो सबसे पहले फिलअप किसको किया जाएगा बताइए, जिसकी n कम होगी, तो n किसकी कम है, इसकी कम है, तो इसको पहले हम लोग फिलअप करेंगे, 2p को पहले फिलअप करेंगे।
क्लियर, समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे n इसका 2 है, तो इसको हम पहले फिलअप करेंगे। समझ में आ गया होगा, बहुत इजी चीज है। इसके बाद देखो, इसमें भी n l n प्लस l निकालते हैं। n कितना है? 3, और इसका 4, इसका l कितना है? तो इसका है 1, और इसका भी 1 है। n प्लस l कितना हो जाएगा? 4, और इसका हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही समझ में आ गया। एक काम करो, 4s के जगह 4p के जगह 4s रख लो, 4p की जगह 4s रख लो। ठीक है, थोड़ा सा 4s रख लो, तो 4s रखोगे तो l 0 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब बताओ पहले फिलअप किसको करेंगे? 3p को करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो n प्लस l 4 हो गया, तो ये कितना हो गया? हम लोग सिर्फ किसको देखेंगे? n को देखेंगे। फिर से सुन लो, एक बार और बता देता हूँ, फिर से सुन लो। n और l, n कितना है? 3 है, इसमें कितना है? 4 है। l कितना है? 1 है, इसमें कितना है? 0 है। s के लिए 0 होता है l। ठीक है, n प्लस l कितना हो जाएगा? 3 है 4, और इसका कितना होगा? 4। अब जब दोनों n प्लस l सेम हो गए, यहाँ देख लो मैं लिखा हूँ, if two subcells having same n plus l value, then subcell having lower value of n have lower energy, hence fill up first। सबसे पहले इसको हम फिलअप करेंगे। क्लियर? तो अब तक ये तो समझ में आ गया। यहाँ पे 3 को हम लोग 3p को पहले फिल करेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो 2p जो है वो उसकी एनर्जी जो है यहाँ पे कम है, और इसकी एनर्जी ज़्यादा है। क्लियर? तो यहाँ लिख सकते हो ऐसे, एनर्जी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे 3s की जो एनर्जी है ज़्यादा है 2p से। यहाँ पे 4s की एनर्जी ज़्यादा है किससे? 3p से। ठीक है, तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो बाद में फिल होगा, जिसकी एनर्जी लोअर होगी वो सबसे पहले फिल होता है, सबसे कम। तो ऑर्डर लिख सकते हो, यहाँ पे एनर्जी का ऑर्डर लिख सकते हो। यही लिख देता हूँ मैं, एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर। तो देखो एनर्जी ऑर्डर में आप सबसे पहले किसको फिल करोगे? 1s, सबसे कम एनर्जी, फिर 2s, सब उसके बाद बताओ 2s के बाद क्या होगा? 2p, फिर 2p के बाद क्या होगा? 3s, फिर 3s के बाद क्या होगा? 3p, 3p के बाद क्या होगा? 3p के बाद होगा 4s, 4s के बाद होगा 3d, 3d के बाद क्या होगा? 4p, फिर 4p के बाद कितना होगा बताओ? 4p के बाद आ जाएगा 5s, 5s के बाद 4d, 5s के बाद कितना हो जाएगा? 4d। ठीक है, ये एनर्जी लेवल है। 5s के बाद हो जाएगा 4d, 4d के बाद आपका आ जाएगा 5p। ठीक है, 5p एंड सो ऑन। आप खुद से कर लेना, इसके बाद आप जानते होंगे ऑलरेडी। मैं देख लेता हूँ एक बार नीचे तक दिख रहा है कि नहीं। बहुत ये भी दिक्कत है, यहाँ बहुत अच्छा से दिख रहा है, तो चलो मैं लिख ही देता हूँ। 5p के बाद 6s आता है, 5p के बाद आता है 6।